हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 से 4 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसके पहले हमने 1 से 2 अक्टूबर की क्लास को कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 से 4 अक्टूबर का करंट अफेयर। रोज की तरह आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। आज के करंट अफेयर की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें आपके आरबीआई बैंक के बारे में है और उसके बाद कुछ योजनाओं के बारे में क्वेश्चन है। तो आज की क्लास पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपके पेपर पुलिस का जो भी हाल ही में पेपर हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो एमपीसी आया है आज के हमारे क्वेश्चन में ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी लगातार पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को हमारे एमपीसी का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन क्या होता है? पुनर्गठन ये चीज होता है कि मतलब पुनः मतलब दोबारा इसे गठित किया गया है। इसका मतलब इसका गठन इसके पहले भी कभी भी किया गया होगा, इसीलिए इसका पुनर्गठन किया गया है। तो इसी को हमें बताना कि हाल ही में जो एमपीसी का पुनर्गठन किया गया है इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं, इसका जो अध्यक्ष चुना गया वो कौन चुना गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। तब तक एमपीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि एमपीसी होता क्या है, एमपीसी होता क्या है, एमपीसी है क्या, इसका कार्य क्या है, इसे गठित क्यों किया जाता है हर बार। ठीक है, हर बार नहीं किया जाता है, कुछ टाइम के बाद किया जाता है अगर सरकार चाहती है तो, नहीं तो वो लगातार चलती रहती है। इसका मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका क्या मतलब होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद अगर बात करें ये हमारे अंडर आरबीआई, ठीक है, हमारी आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। इसके अंतर्गत आरबीआई के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है हमारी जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल रिजर्व जो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी के अंडर में ये काम करती है। और इसका काम क्या है आपको पता है कि जो हमारी आरबीआई है ये हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है? हमारे भारत में जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना, हमारे भारत में जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना। और उसके बाद बैंक को जो ब्याज देती है हमारी आरबीआई क्या करती है, ये बैंकों को जो हमारी जो बैंकें हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं लोन लेते हैं, ये क्या करती है उनको भी लोन देती है। ठीक है, तो सबसे जो प्रथम अगर कार्य पूछा जाए एमपीसी का क्या है तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, महंगाई के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना। ठीक है, कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना इसका क्या मुख्य कार्य है। इसके साथ साथ ही हमारी आरबीआई को क्या करना, सलाह देना कि किन मुद्दों पर कैसे क्या नीतियां बनानी है, रेपो रेट क्या करना है, रिवर्स रेपो रेट क्या करना है, बैंकों को जो लोन देना है ये किस रेट पर देना है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए। तो इन सब का निर्धारण कौन करता है? हमारी एमपीसी करती है। ठीक है, अगर बात करें एमपीसी की तो एमपीसी की सर्वप्रथम स्थापना कर दिया गया था जिसमें 6 मेंबर शामिल थे। कितने मेंबर शामिल थे? 6 सदस्य शामिल थे। 3 सदस्य तो आपके थे, जिसमें आपके कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 3 तो आपके आरबीआई से थे और उसके बाद बात करें 3 और कौन थे? तो 3 तो गवर्नर के आदमी थे, गवर्नमेंट के आदमी थे। ठीक है, 3 गवर्नमेंट के आदमी और 3 आपके आरबीआई के। और बात करें एमपीसी की तो इसका जो सर्वप्रथम गठन किया गया था, इसका सर्वप्रथम गठन किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 16 में इसका पहली बार गठन किया गया था। अगर बात करें पहली बार जब गठन किया गया होगा तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनाया गया होगा। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे उस समय हमारे थे जो आरबीआई के गवर्नर थे, उनका नाम था उर्जित पटेल। क्या नाम था? उर्जित पटेल नाम था। और यही हमारे एमपीसी के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। एमपीसी के फर्स्ट अगर अध्यक्ष की बात करें तो एमपीसी का जो पहला अध्यक्ष था उनका नाम था उर्जित पटेल, जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और बात करें एमपीसी की तो एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे आरबीआई का गवर्नर ही होता है। वर्तमान समय में जो आरबीआई का गवर्नर होगा वही हमारे एमपीसी का क्या होगा? अध्यक्ष भी होगा। तो बात करें कि क्या पूछा गया है कि जो एमपीसी का पुनर्गठन किया गया है इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो अभी हमने बताया कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है, यहाँ पर दिया गया भारत के वित्त मंत्री, ये नहीं हो सकता, और मुख्य आर्थिक सलाहकार ये भी नहीं है, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं डिप्टी गवर्नर भी नहीं होता। जो हमारे मुख्य गवर्नर होते हैं जिनकी नोट पे सिग्नेचर वगैरह होती है वही क्या होते हैं? एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमपीसी होती क्या है और ये हमारे भारत में कैसे महंगाई पर कंट्रोल करती है। ये 6 सदस्यीय बॉडी है। किसी किसी एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया गया है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, एमपीसी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था, 2016 के टाइम में। और बात करें 2016 के टाइम में तो 2016 जो नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी, 2016 के टाइम ही होती है, ठीक है। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी होती है, जो नोटबंदी होती है उसके बाद कब होती है, 2016 के टाइम होती है। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद कुछ समय बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर से बहुत ज्यादा पैसा मांग लेती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, जिसके कारण उस समय के हमारे जो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे वो बोले कि हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद बोल दिया कि हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, आप हमें पद पर बनाए रखिए या ना रखिए, हम क्या करेंगे, खुद इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर हमारे जो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं 25वें नंबर के, कौन बनते हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। नाम लिख लेना इनका जो नाम है आरबीआई के जो गवर्नर है इस समय के, उनका नाम है शक्तिकांत दास, नाम है शक्तिकांत दास, ये लिख लेना। ये हमारे वर्तमान समय के क्या है, आरबीआई के गवर्नर है। इसके साथ हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा सा देखते हैं आरबीआई के बारे में और चीजें कि आरबीआई की स्थापना कब किया जाता है। और बात करें आरबीआई की तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या किसी के सिफारिश पर किया गया था। तो चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे बैंकों की बैंक जिसे बोला जाता है, ये क्या है, बैंकों की बैंक है, बैंकों की बैंक है। जो आपकी एसबीआई है, कमर्शियल जितनी भी बैंक है वो चाहे बीओबी हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये क्या करती है, इनको क्या करती है, लोन देती है, इनको लोन देती है। कौन देता है, हमारी आरबीआई देती है। और उसके बाद फिर ये क्या करती है, जो ये कमर्शियल बैंकें हैं ये हमें लोन देती है, जो हम लोग पब्लिक है ना, जो आम आदमी है, इन्हें क्या करती है, फिर ये क्या करती है, फिर इन्हें लोन देती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैसा जाता है किसके पास जाता है, आरबीआई से, ये जाता है कमर्शियल बैंकों के पास। फिर ये बैंकें क्या करती हैं, अगर इन्हें मिलता है 5% ब्याज पर तो ये हमें जो लोन देती हैं 12% ब्याज पर देती है, ठीक है। लगभग 7% ब्याज का क्या करती है, फायदा उठाती है और इन्हीं से क्या करती है, लोन दे देकर ये पैसे भी कमाती है, हमें ज्यादा इंटरेस्ट पर देती है और खुद कम इंटरेस्ट पर लोन लेती है ना। और उसके बाद फिर अच्छे से पैसा कमाती है लोन दे देकर आदमी को, ठीक है। और बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की जो पहली बार स्थापना किया गया था, फर्स्ट टाइम जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल, हालांकि इसकी स्थापना एक ही बार किया गया था शुरुआत में। अगर पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब किया गया था तो देखो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन एक यंग हिल्टन आयोग, एक यंग हिल्टन क्या होता है, यंग हिल्टन आयोग होता है, ये क्या करता है, सिफारिश करता है भारत सरकार, यंग हिल्टन आयोग सिफारिश करता है। और एक एक्ट आता है 1934 का, ठीक है। 1934 के एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को इसकी पूर्ण रूप से स्थापना होती है। अगर एक्ट पूछा जाए तो 1934 का यंग हिल्टन आयोग होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, इसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, शाही आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूछा जाए एक्ट या अधिनियम कब का था, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, एक्ट मतलब क्या होता है, अधिनियम कब का है, तो अधिनियम जो है वो 1934 का है। और अगर पूछा जाए आयोग तो आयोग यंग हिल्टन आयोग या फिर इसे शाही आयोग बोला जाता है। इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हमारे आरबीआई की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है वर्तमान समय में, ठीक है, कहां पर है, मुंबई में है। और उसके बाद ये हमारे भारत की क्या है, एक केंद्रीय बैंक है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे और अब थोड़ा सा अगर लिखना हो तो आप लोग इसके जो पहले गवर्नर बने थे हमारे आरबीआई के, उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था, ओसबोर्न स्मिथ इनका नाम था, लिख लो, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि एंड ओसबोर्न जो स्मिथ थे ये हमारे आरबीआई के क्या थे, ओसबोर्न जो स्मिथ थे ये हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर थे, पहले फर्स्ट गवर्नर थे, ओसबोर्न स्मिथ इनका नाम है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके साथ ही हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उसके बाद अगर पूछा जाए जो आरबीआई है इसका सिंबल क्या, तो देखो यहाँ पर तार के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके तार का पेड़ लगा हुआ है और बीच में क्या है, यहाँ पर एशियाटिक जो चीता होता है, बंगाल टाइगर जो है एंड वो भी बना है। और अशोक का जो स्तंभ होता है ना, चिन्ह होता है, वो भी क्या है, इसी में बना हुआ है, ठीक है। तो तार का पेड़ हो जाता है, चीता हो जाता है और अशोक का जो स्तंभ होता है जो बना है चीतेदार
वो हो जाता है हमारे, इसका क्या हो जाता है, चिन्ह हो जाता है ना। और बात करें इसकी हेडक्वार्टर का, तो अभी हमने बताया कहां पर है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो उर्जित जो शक्तिकांत दास है वो यही है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, एमपीसी का, एमपीसी जो है कमेटी, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मीटिंग भी होती है, साल में 2-3 बार क्या होती है, इसकी मीटिंग भी होती है। देखो इसकी स्थापना 27 जून 2016 को की गया। और अगर पूछा जाए दोबारा हाल ही में एमपीसी की स्थापना, पुनर्गठन इसका कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 2024 में किया गया इसका पुनर्गठन, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 1 अक्टूबर 2024 को एंड इसका पुनर्गठन किया गया। और देखो इसकी जो अध्यक्षता या अध्यक्ष बने वो कौन बने, आरबीआई के गवर्नर बने, ठीक है। इसके साथ ही हमारी जो सेबी है, सेबी के बारे में सुना है, जो हमारी सेबी है ये क्या कर रही है, जो ये जुआ सट्टा ये सब खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर, क्या कर रही है, कुछ कंट्रोल करने जा रही है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने जा रही है। कैसे लगाएगी प्रतिबंध, तो देखो जो सेबी है वो क्या करेगी, 20 नवंबर को चरणबद्ध तरीके से एंड एक ढांचा तैयार करेगी, ठीक है, जिसमें ये क्या करेगी, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस को लगाएगी विभिन्न, क्योंकि हमारे भारत में क्या हो रहा है, बहुत इलीगल तरीके से क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी चल रही है, ठीक है। तो इसी पर कंट्रोल करने के लिए हमारी जो सेबी है वो क्या कर रही है, एक ढांचा तैयार कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इस पर नियम कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो एक नेशनल एंड अपने भारत में 2-3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। और इसके पहले मैंने पढ़ाया था एक आईफा अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है, ठीक है, आईफा के बारे में पढ़ाया था ना। ये सब अवार्ड हमारी जो सिनेमा है इनके क्षेत्र में दिया जाता है, कि हमारे सिनेमा में जो अच्छा किया आपने जीवन में, पूरा योगदान दिया है सिनेमा में, बॉलीवुड जो है ना, सिनेमा के क्षेत्रों में जो योगदान दिया है उन्हीं के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जो फिल्मों में काम कर रहे हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है। बाकी जिनका योगदान, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ इसी में क्या कर दिया, गुजार दिया है ना, हमारी सिनेमा, भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में उजागर किया है, इसके लिए इनको क्या किया जाता है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। और बात करें जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड इसी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की सिनेमा में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और ये किसी को भी दिया जा सकता है जिसने भी क्या किया, अच्छा काम किया है, तो चाहे एक्टर हो या फिर डायरेक्टर हो, कोई भी हो, किसी को भी दिया जा सकता है। उसका अच्छा योगदान होना चाहिए हमारे भारत की सिनेमा को आगे ले जाने में। तो बात करें कि जो वर्ष 2024 में ये अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, एंड हाल ही में क्या होता है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है, अगर बात करें जो हमारा 70वां है, कौन से नंबर का है, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है। ये कहां पर दिया जाता है, ये दिया जाता है हमारे विज्ञान भवन में, ठीक है, विज्ञान भवन। और ये कहां पर है, ये हमारी नई दिल्ली में है, ठीक है। अवार्ड देता कौन है, हमारी राष्ट्रपति खुद देती है, ठीक है, राष्ट्रपति हमारी खुद देते हैं ये अवार्ड को। और बात करें कि वर्ष 2024 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया। बताओ ये कौन से एक्टर हैं, चिरंजीवी को दिया गया था। और उसके बाद एक एक्टर और थे, इनका नाम बताओ, नहीं अनुपम खेर नहीं है, ठीक है। इन्हें देखो मिथुन चक्रवर्ती थे, आप लोगों ने पढ़ा अगर होगा तो मिथुन चक्रवर्ती को पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण तो 5 लोगों को दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती को क्या दिया गया इस बार, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब को क्या माना जाता है, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री का फादर माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत अगर पूछा जाए किसने किया था, दादा साहब फाल्के ने किया, ठीक है। अगर पूछा जाए पहला अवार्ड किसे दिया गया दादा साहब फाल्के का, तो देविका रानी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, देविका रानी नाम आपने सुना होगा। तो देविका रानी को सर्वप्रथम अगर पूछा जाए सर्वप्रथम अवार्ड कब दिया गया, तो देविका रानी जी को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। और पूछा जाए वर्ष 2024 का, तो मिथुन चक्रवर्ती द राइट आंसर। और बात करें 70वां जो हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें एक फिल्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पर है दिया गया है कांतारा, ठीक है, कांतारा फिल्म नाम है। और उसके बाद इसके एक्टर की बात करें तो ऋषभ शेट्टी, ये सब साउथ की फिल्में हैं, ठीक है। कोई भी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सब फिल्में जो होती हैं ये हमारे, इसे टॉलीवुड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टॉलीवुड बोला जाता है। ये हमारे साउथ इंडियन की फिल्में होती है, ठीक है। ये भी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, हमारे बॉलीवुड से भी अच्छी फिल्में। तो जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाती है, तो एक कांतारा नामक फिल्म होती है, ये क्या करती है, बेस्ट
कंतारा फिल्म के जो एक्टर हैं ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं। और बात करें आगे कि जो आईफा अवार्ड हुआ है इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन जीता है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान जीता है। किस मूवी के लिए? जवान फिल्म के लिए, ठीक है। और बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड एक अट्टम फिल्म है और ये एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। अट्टम नाम याद रखना, अट्टम जो फिल्म है ये एक क्या मलयालम फिल्म है, अट्टम मलयालम फिल्म है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है। अब चलो बताओ कि जो आईफा अवार्ड हुआ है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया जाता है? एनिमल फिल्म को, ठीक है। एनईसी से हम लोग आईफा भी रिवीजन कर ले रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया जाता है? देखो इसमें दो फिल्में शामिल होती हैं। एक यहाँ पर लिखा तिरुचित्राम्बलम, कौन सी फिल्म है? ये एक तमिल फिल्म है, ठीक है। तमिल फिल्म है, टी फॉर तमिल और टी फॉर इसका नाम लिख लेना तिरुचित्राम्बलम, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और एक कुछ फिल्म है, ठीक है, कुछ फिल्म है जो कि एक गुजराती फिल्म है। तो देखो इसके लिए तो दिया गया है इस एक्ट्रेस को अवार्ड जिनका नाम है नित्या मेनन, और उसके बाद जो गुजराती वाली फिल्म है इसके लिए दिया गया है मानसी पारेख को, ठीक है। मानसी पारेख को दिया गया है गुजराती वाली फिल्म के लिए। तो दो एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक नित्या मेनन को और एक मानसी पारेख को। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। और पूछा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आईफा में किसे दिया गया? तो रानी चटर्जी जी को दिया गया है, ठीक है। रानी चटर्जी जी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है एक सूरज फिल्म है, ठीक है। नहीं, एक फिल्म है जिसका नाम है, क्या नाम है? यहाँ पर फिल्म का नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई नाम क्या नाम है? ऊंचाई नाम है इस फिल्म के लिए, ऊंचाई नाम है इस फिल्म के लिए दिया गया है ऊंचाई सूरज बड़जतिया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन तीनों कैटेगरी अगर याद है तो पेपर में सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक एकेडमी अवार्ड आने वाले टाइम में दिया जाना है, ठीक है। आने वाले 2025 के जनवरी महीने में क्या होना है? एंड ऑस्कर अवार्ड दिया जाना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। इसके लिए हर देश अपने देश की बेस्ट फिल्म को क्या कर देता है? पहले ही नाम लिखवा देता है कि हमारी फिल्म ये जाएगी, और वहां पर इसलिए नॉमिनेट करा दिया जाता है कि वहां की जो मेंबर कमेटी होती है जो ऑस्कर अवार्ड देती है वो पहले फिल्म को देखती है, ठीक है। देखती है अगर कुछ चीज यूनिक है, हमारे देश के लोगों के लिए, कल्याण के लिए इस फिल्म में कुछ दिखाया गया है, तभी उस फिल्म को चूज किया जाता है। बाकी वो लोग मानक सेट करते हैं कि कौन सी फिल्म को दिया जाना है, ठीक है। ये वही जानते होंगे जी जो उस मेंबर के बॉडी के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जाती तो हर साल 2-3 फिल्में हैं, ठीक है, हमारे भारत की, लेकिन मिलता किसी को नहीं है, ठीक है। मिलता किसी को नहीं है, मिलता है कहीं चाइना की फिल्मों को मिलता है, कहीं अमेरिका की फिल्मों को मिलता है, ठीक है, जो अच्छी मतलब काफी अच्छी होती है। जैसे इसके पहले ओपेनहाइमर को दिया गया था, ठीक है। ओपेनहाइमर को किस लिए दिया गया था? ओपेनहाइमर एक परमाणु बम, जो परमाणु बम दगाया गया था जापान पर, ठीक है। एंड उसी की एक पूरी स्टोरी है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में अगर परमाणु बम दोबारा दगाओगे ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। तो इससे एक हमारी जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं या वर्ल्ड के जो देश हैं एक सीख लिए कि परमाणु बम युद्ध करना मतलब इसका मतलब जीवन समाप्त करना, पूरी पृथ्वी को समाप्त करना। तो इसलिए इस फिल्म ने क्या किया? सारे अवार्ड जीत लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड जीते, ऑस्कर में बहुत सारे अवार्ड जीत लिए। इसी तरीके से हमारे भारत की एक फिल्म क्या हुई है? इसमें नॉमिनेट हुई है 2025 ऑस्कर के लिए, हमारे ऑफिशियल भारत की तरफ से। बताओ फिल्म का नाम क्या है? नहीं, एनिमल नाम नहीं है, लापता लेडीज नाम है। उस दिन इसके पहले मैंने अच्छे से क्वेश्चन कराया था, लापता लेडीज नाम है, जिसके जो डायरेक्टर है कौन है? किरण राव है, ठीक है। किरण राव इसकी क्या डायरेक्टर है। अब देखो अगर क्या करती है फिल्म, अगर जीत लेती है अवार्ड तो अच्छी बात है, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम बात करते हैं आगे कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और पहले के टाइम में सभी लोग मिथुन चक्रवर्ती जी की बहुत सारी फिल्में देखते भी थे, ठीक है। और उसके बाद ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? हमारे दिल्ली में दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाता है। और ये 8 अक्टूबर को ये समारोह क्या है? 8 अक्टूबर को ये समारोह होना है एंड दिया जाएगा, ठीक है। अभी दिया नहीं, क्या दिया जाएगा, ठीक है। नॉमिनेट सारा हो चुका है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है अवार्ड वाले। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि हाल ही में, चलो इस क्वेश्चन के पहले आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दो कि हाल ही में एयर इंडिया में कौन सी एयरलाइंस को मर्ज किया गया है या विलय किया गया है? बताओ हाल ही में किस एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने के लिए मंजूरी मिली है? एयर इंडिया को। और एयर इंडिया को भारत के किस कंपनी के मालिक ने खरीद लिया है या किस कंपनी ने खरीद लिया एयर इंडिया को? किसने खरीदा है? हाँ, टाटा ग्रुप ने खरीदा है। चलो ठीक है, आपने सही बताया कि जो एयर इंडिया है
इसके पहले ये भारत सरकार की थी। किसकी थी? हमारे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। लेकिन ये बहुत घाटे में चल रही थी जब इंडिया इसको क्या कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, तो ये बहुत घाटे में थी। ठीक है, इसका 100% शेयर कौन खरीद लेता है? 100% कंपनी को ही खरीद लेता है। पूरा कौन खरीदता है? हमारी टाटा खरीदता है। ठीक है, टाटा खरीदता है। जैसे ही टाटा खरीदता है ये प्रॉफिट में चलने लगती है। ठीक है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की डील होती है ना? कितनी होती है? 18,000 करोड़ रुपए की डील होती है। और उसके बाद टाटा इसको हैंडओवर कर लेता है। इसके साथ ही अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो एक विस्तारा एयरलाइंस है हमारे भारत की हालांकि, ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस है, ये बताओ अब ये किस में मर्ज हो जाएगी? एयर इंडिया में क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगा इसका। जैसे कुछ बैंकों का मर्ज हुआ था इसके पहले कुछ, ठीक है, जो बहुत सारी देना बैंक थी, बंधन बैंक थी, विजया बैंक थी, है ना, बहुत सारे बैंकों में मर्ज कर दिया गया ना। जो बड़ी बैंकें थी उनको हायर कर लिया। ठीक है, कि आओ हमी से मिल जाओ, हमी में मिल जाओ, और उसके बाद सब सारा अकाउंट वगैरह ट्रांसफर करा लो। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो बड़ी कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी होती है वो समाप्त हो जाती है, जो बड़ी कंपनी रहती है वही बचती है। इसे मोनार्की बोला जाता है। ठीक है, एकाधिकार बोला जाता है। जैसे इस समय क्या है? यूट्यूब है, और उसके बाद आपका गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा, ये सब है ना। यूट्यूब भी शॉर्ट वीडियो दिखाता है, इंस्टा भी दिखाता है ना। और अभी मान लो जो गूगल है वो थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो सोशल मीडिया इंस्टा है वो छोटा है, और गूगल का कि हम ही में मर्ज हो जाओ। ठीक है, हम ही में क्या हो जाओ? मर्ज हो जाओ। तो धीरे धीरे सभी सोशल मीडिया पे किसका एकाधिकार हो जाएगा? गूगल का हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक वगैरह सब बिक जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसे एकाधिकार बोला जाता है, मोनोपोली बोला जाता है। तो अगर बात करें कि हमारी जो एसबीआई है, और उसके बाद एक सिंगापुर एयरलाइंस है, काफी अच्छी एयरलाइंस है। ठीक है, काफी लग्जरी एयरलाइंस है, काफी महंगी सीटें होती है इसकी। तो इसने और एसबीआई ने क्या किया? एक कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कोई बताएगा? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है आप क्या करो? क्रेडिट मतलब होता है मतलब आपकी दूसरे वाले की नजर में कितना क्रेडिट है। ठीक है, तो जो बैंक होती है वो आपके सिविल स्कोर के अनुसार आपको क्रेडिट देती है, पैसे उधार देती है। ठीक है, उसी को एक कार्ड में बनाकर बढ़िया दे देती है कि ये रहा एसबीआई का कार्ड। ठीक है, इसकी लिमिट है, आपकी सिविल स्कोर है मान लो 500, तो आपको दिया जाता है 30,000 रुपए का क्रेडिट। ठीक है, आपको बैंक क्या दे रही है? 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दे रही है। जाओ, इस नंबर दे देगी, फलाना फलाना तुम्हारा नंबर है, इस नंबर को लेकर आप कहीं भी इसमें पैसे निकालो, नंबर डालो और पैसे कटवाओ। ठीक है, पैसे निकाल सकते हो, या शॉपिंग करो या कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब है। मुझे क्या चाहिए? मुझे टाइम से पैसा चाहिए बस। ठीक है, 40 दिन के अंदर आप इसमें अच्छे से पैसा भर दो। और इस क्रेडिट कार्ड का ये लोग क्या करते हैं? कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए साल भर का चार्ज काटते रहते हैं। ठीक है, ले जाओ। ठीक है, वो भी पैसा कमा रहे, तुम भी अपना यूज करो। और अगर पैसे नहीं दोगे कि बन गया क्रेडिट कार्ड, पैसा निकाल लो, तोड़ के बहा दे, तो फिर वो अच्छा वाला ब्याज लगाएगा। ठीक है, 15-16% वाला ब्याज लगाएगा, और 2-3 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के पैसा तो पूरा वसूल ही लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें जमा होता है ना। चलिए ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं। तो किसने किया है? सिंगापुर एयरलाइंस। एक 3,000 का क्रेडिट कार्ड है और एक 9-10 हजार रुपए का है। तो इन दोनों ने क्या किया? मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ये रही सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि काफी लग्जरी है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं कुछ हमारे पुराने करंट अफेयर की। तो आप लोग इसका आंसर बताओ कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसमें हुआ है? विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसमें किया गया है? एयर इंडिया में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? एयर इंडिया। और उसके बाद बात करें हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2024 में? ठीक है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी बताया हमने? कितनी बताया? 52? नहीं, मैंने 82 बताया था। ठीक है, 82 या 80 बताओगा, देख लेना। 82 द राइट आंसर है। ठीक है, हाँ 82 द राइट आंसर। और ये भी बताओ कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत तुकाराम हवाई अड्डे कर दिया गया है? पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुणे अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संत तुकाराम हवाई अड्डा कर दिया गया है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इसमें क्वेश्चन से पहले ही क्या लग गया है? उसकी थ्योरी लग गई है। ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है एंड इसके साथ ही आपको 2-3 क्वेश्चन पीछे का रिवाइज किया जाएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग बताओ कि हाल ही में हमारे जो केंद्रीय जहाज मंत्रालय है, ठीक है, केंद्रीय जहाज और बंदरगाह मंत्रालय किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। उनके पास तो आयुष मंत्रालय है, मनसुख मंडाविया जी के पास है, जिसके पास पहले स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ करता था। ठीक है, मनसुख मंडाविया जी के पास है। इसके पहले इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था और स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के कुछ अध्यक्ष ले लेते हैं जिनका नाम जेपी नड्डा है। ठीक है, अब आपको बताना है हाल ही में ये क्या करते हैं? हाल ही में
हाल ही में इन्होंने क्या किया है, एक क्रूज मिशन लॉन्च किया। अब चलो कोई बताएगा कि जो क्रूज भारत मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। जो क्रूज होते हैं, जो क्रूज क्या होता है, पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज होते हैं, ठीक है। क्रूज क्या होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्लोर होते हैं, ठीक है। और इसमें स्विमिंग पूल भी होता है, बाजार भी लगती है, मेला भी लगता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्री वाले हैं, हांगकांग वाले हैं, ये बहुत बड़े बड़े क्रूज बनाते हैं। और उसके बाद कोई भी देश का आदमी उसमें क्या कर सकता है, जा सकता है। वो लगभग निकलते हैं एक एक साल के लिए टूर पे, 6-6 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, ठीक है। और आपसे चार्ज करते हैं 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का चार्ज करते हैं और आपको वर्ल्ड टूर कराते हैं, ठीक है। वर्ल्ड टूर कराते हैं मतलब पूरी दुनिया घुमाते हैं, ठीक है। पूरी क्या करते हैं, दुनिया घुमाते हैं, जिसमें आपका खाना पीना रहना सारी चीजें शामिल होता है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है क्रूज। क्या बोला जाता है, क्रूज ट्रिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रूज ट्रिप बोला जाता है, ठीक है। हाँ, पानी में जाते हैं और जो भी देश ले जाते हैं उसके किनारे पे खड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत आप घूमो, ठीक है। उस देश को घूमो और उसके बाद फिर टाइम से चले आओ, नहीं आओगे तो जहाज चलाएगा तुम वहीं रह जाओगे, ठीक है। इसलिए एंड देखो, और इसमें क्या होता है, इसमें काफी अच्छा चार्ज करते हैं ये लोग, काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। एक एक लोगों से करो 50-50 लाख रुपए ले लें, करोड़ करोड़ रुपए ले लें, ठीक है। तो भारत जो क्रूज मिशन है, क्रूज भारत जो मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत क्रूज की जो सेवा है, ठीक है, क्रूज की जो सेवा इसी को और विकसित करना, ठीक है। अभी उतना हमारे भारत हमारे इतने आगे नहीं है जितना ये चाइना हांगकांग वाले हैं, ठीक है, इटली टर्की वाले हैं, जितना यूरोपियन वाले हैं और ये जितना चाइना वाले हैं, ये सब क्रूज बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। और तो इसी के साथ ही हमारे भारत ने भी क्या कर दिया, क्रूज भारत मिशन लॉन्च कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य एंड भारत को भी क्रूज के क्षेत्र में विकसित करना और अच्छा ज्यादा क्या कराना, टूर, मतलब लोगों को जागरूक करना कि जाओ टूर पे। और उसके बाद इसके साथ ही भारत ने भी क्या कर दिया था, एक गंगा क्रूज मिशन, ठीक है। गंगा विलास नामक एक पहला भारत का पहला नदी क्रूज भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, गंगा विलास नाम था, गंगा विलास। उसने भी अच्छा खासा चार्ज किया था, ठीक है, लोगों से एक एक महीने का बढ़िया घुमाने के लिए 30-30 लाख रुपए ले लिए थे, ठीक है। एंड बात करें ये कहां से लॉन्च किया गया, तो ये मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया गया। कहां किया गया है, मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया गया है। और बात करें कांडला पोर्ट कहां पर है, गुजरात में है। मैंगलोर पोर्ट कहां पर है, मैंगलोर पोर्ट कहां पर है, मैंगलोर पोर्ट कहां पर है, ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है। कोचीन कहां पर है, केरला में है। कहां पर है, केरला में है। कोचीन कहां पर है, केरला में है। और हाल ही में बधावन पोर्ट का उद्घाटन कहां किया है, जो कि मुंबई में भी है। हमारे प्रधानमंत्री ने बधावन पोर्ट का कुछ शिलान्यास किया था, ठीक है, कंटेनर वगैरह के लिए। तो ये कहां पर है, बॉम्बे में ही है, ठीक है। ये रहा आपका क्रूज, ठीक है। ये तो बहुत छोटा क्रूज हमने लिख दिया है। चलो बताओ, ये हाल ही में बंदरगाह जो जहाजरानी मंत्रालय है, ठीक है, हाल ही में इसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि मिशन मैंने पढ़ाया था। हाल ही में इसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आप लोगों को उसका नाम बताना है कि इन ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है। ये कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, पेरिस ओलंपिक में एक क्या नाम है, मनु भाकर नाम है, मनु भाकर इनका नाम है। और ये निशानेबाजी से संबंधित एक क्या है, एथलीट प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में एक ही बार में दो मेडल जीत लिया। ये हमारे मानसुख मंडाविया जी, ठीक है। एंड अच्छा, सर्बानंद सोनेवाला है, सॉरी इसके लिए मुझे कंफ्यूजन थी, ठीक है। एंड चलो ठीक है, सर्बानंद सोनेवाला। एंड इनके पास क्या है, इनके पास जो आयुष मंत्रालय है वो दे दिया गया है। जो आपके एंड मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनको दे दिया गया आयुष मंत्रालय, ठीक है। शायद इनको दे दिया गया आयुष मंत्रालय। सर्बानंद सोनेवाला जो कि पहले कहां के सीएम हुआ करते थे, जो कि पहले सीएम हुआ करते थे असम के, ठीक है। कहां के हुआ करते थे, असम के सीएम हुआ करते थे, ठीक है। इन्हीं के पास है अभी मंत्रालय, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि इन्होंने क्या कर दिया, क्रूज मिशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 2029 तक जहाजों पर यात्रियों की संख्या को दुगुना करना, ठीक है। अभी हमारे, और उसके बाद भारत को ब्लू इकोनॉमी बनाना। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, नहीं, ब्लू इकोनॉमी मतलब होता है कि समुद्र क्षेत्र से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, ठीक है। समुद्र के क्षेत्र से भी आप क्या करो, समुद्र जो भी हमारा ओशियन है, इस सेक्टर में भी आप पैसे कमाओ, ठीक है। जहां मछली मार के कमाओ या क्रूज से कमाओ या कैसे भी बढ़िया पैसे अंदर से मिनरल्स निकाल के कमाओ, ठीक है। इसी को बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी बनना, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लू इकोनॉमी बनना। चलो ये बताओ कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है। ये एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, ठीक है। जब वो वास्को डी गामा के बाद आता है तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, जिसके तहत वो समुद्र में क्या करता, नियम कानून बनाता कि किधर से हमें आना, किधर से आपको जाना है, ठीक है। उसे बोला जाता, उड़ीसा नहीं, व्यक्ति का नाम पूछ रहे तो उड़ीसा होता है। अच्छा इसका है,
इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। एंड हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य की राजमाता घोषित कर दिया? गाय को क्या है? राजमाता। ठीक है, राजभाषा सुने होंगे लेकिन राजमाता अर्थ लो कि राजमाता। यहाँ पर बीजेपी की सरकार होगी, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर बीजेपी की सरकार होगी क्योंकि गाय को क्या किया जा रहा है? राजमाता ना। और बीजेपी क्या कर रही है? गाय वगैरह के क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो आप लोग इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका? उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन सिमिलर हो। हाँ, महाराष्ट्र इस समय ज्यादा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं कुछ समय बाद चुनाव। ठीक है, यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं चुनाव, तो इसीलिए क्या कर रही है महाराष्ट्र जो सरकार है काफी एक्टिव है बीजेपी के। तो देखो महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, कौन है? एकनाथ जो शिंदे हैं, इन्होंने क्या किया है? गाय को अपने राज्य की राजमाता घोषित कर दिया गया। चलो अब आप लोग ये बताओ कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हमारी जो हिंदी होगी हमारे भारत की क्या हो जाएगी? राजभाषा हो जाएगी। किसमें लिखा गया है? 243 में लिखा गया है। तो 343 में क्या है? 343 में लिखा गया। ठीक है, आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि हमारी जो हिंदी होगी भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, हमारे भारत की ना कोई राष्ट्रभाषा है, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ कि किस आर्टिकल में लिखा गया, किस संविधान के किस भाग में लिखा गया है? किस भाग में लिखा गया है कि हमारा जो राज्य होगा दुधारू पशुओं के ऊपर काम करेगा। ठीक है, एंड इनकी नस्ल को सुधारेगा, इन्हें काटेगा पीटेगा नहीं। ठीक है, बताओ किस आर्टिकल में लिखा गया? भाग। अच्छा चलो बता दो, आर्टिकल तो बताना ही है, भाग भी बताओ। भाग किस भाग में लिखा गया है यहाँ कि जो हमारा राज्य होगा, ठीक है, राज्य होगा वो क्या करेगा? दुधारू पशुओं की नस्ल पर काम करेगा, इन्हें और सुधारेगा, और इन्हें काटे पीटेगा नहीं। ठीक है, इन्हें काटेगा पीटेगा नहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है। बताओ किस आर्टिकल में लिखा गया? तब तक इसका आंसर बता दे। महाराष्ट्र से अगर पूछा जाए क्वेश्चन, किसमें लिखा गया है? ये रहे हमारे प्रधानमंत्री जी जो क्या कर रहे हैं? गाय को खिला रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, और आगे बात करें, ठीक है, ये हमारे रहे एकनाथ शिंदे जी जो क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में गायों को चारा वारा खिला के बढ़िया राजमाता घोषित कर रहे हैं। ठीक है, और बात करें महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा कुल कितनी सीटों पर होगा? 288 सीटों पर होगा, जो कि हमारे यूपी से काफी कम है। और बात करें यहाँ पर बहुमत की, तो देख सकते हो अभी बीजेपी लगभग 200 सीटें लेकर बैठी हुई है। ठीक है, एनसीपी शिवसेना सब लेकर बैठी हुई है, 200 से अधिक सीटें हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में देखना है कि क्या होगा। ठीक है, और चलो ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखा है। अब आप लोग बताओ कि हाल ही में कहां पर जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है? जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? कहां पर खोला गया है? नासिक में खोला गया है। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में खोला गया है। और बात करें कि हाल ही में भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान कहां पर शुरू किया है? मुंबई बीच पे शुरू किया है। ठीक है, मुंबई बीच में, मुंबई में शुरू किया है। और बात करें अगला जो आर्टिकल अभी हमने पूछा, तो किस आर्टिकल में लिखा गया कि हमारा जो राज्य होगा ये लिखा गया कि डीपीएसपी में। डीपीएसपी का आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल कहां तक है? 51 तक है आपका डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल 48 में ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि हमारा जो राज्य होगा, जो हमारा 48 आर्टिकल क्या बोलता है कि हमारा जो राज्य होगा वो दुधारू पशुओं के ऊपर क्या करेगा? उनको बचाएगा, उनको मारने काटने से ये बचाएगा, और उनकी नस्ल में सुधार करेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन कर सके। ठीक है, और हमारा चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही आपका वो क्वेश्चन समाप्त होता है। एंड इसके साथ ही आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में जो नाटो है वो नाटो है काफी चर्चा में आने वाला है। ठीक है, जो नाटो है वो काफी चर्चा में आने वाला है। ठीक है, जो नाटो है कौन बने हैं? हाल ही में नाटो के 1 अक्टूबर को सदस्य, इनका नाम मैंने पहले ही बता दिया कि इन्हें नॉमिनेट कर दिया, मतलब इनका नाम बता दिया कि आने वाले टाइम में एंड जो नाटो के सदस्य होंगे कौन बनेंगे, इनका नाम मैंने पहले ही बता दिया। क्या नाम है? मार्क रूट नाम है, इमैनुअल मैक्रोन नाम है ना। अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ाया कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है, वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, 2017 में चुनाव जीते हैं और 2022 में दोबारा चुनाव जीत के आते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन नहीं है। ठीक है, तो देखो जो पूर्व नाटो के अगर पूछा जाए चीफ कौन था, तो पूर्व जो नाटो का चीफ था उनका नाम था जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नाम था। ठीक है, ये हमारे क्या थे? नाटो के पूर्व थे। और उसके बाद जो अब वर्तमान में है वो चुना गया मार्क रूट को।
ठीक है, किसे चुना गया? मार्क रूट को चुना गया है, जो कि नीदरलैंड के क्या है, जो कि नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे। नीदरलैंड के पास एक पद ऑलरेडी था, नीदरलैंड के पूर्व पीएम। अब बोलोगे कि नाटो का नीदरलैंड से क्या रिलेशन है? तो जो नाटो है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक, जितना भी हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, उसमें जितना भी बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक जो है आपका, जितना भी आपके बॉर्डर इसमें साझा करते हैं देश, ठीक है, चाहे वो यूरोप वाले हो, चाहे अमेरिका वाले हो, वो सारे नाटो के सदस्य हैं, ठीक है। और बात करें एंजेला मार्केल की, तो ये कौन है? एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल कौन है? हमारी आईएमएफ की क्या है? चीफ है। आईएमएफ की अगर चीफ की बात करें तो कौन है? एंजेला मार्केल है। और उसके बाद बात करते हैं आगे थोड़ा सा नाटो के बारे में, और हम लोग देखते हैं नाटो जिसकी स्थापना कब होती है? नाटो जिसकी स्थापना कब होती है? हाँ, 1949 में होती है, ठीक है, सही बताया आपने। और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नाटो। जिसका मुख्य उद्देश्य भी बताना है, ठीक है, कहां पर है? एक देश है जिसे यूरोप का अखाड़ा भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे यूरोप का अखाड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स नाम है इसका। और इसके ये किस देश की कैपिटल है? बेल्जियम। बेल्जियम नाम सुने हो देश? बेल्जियम देश की क्या ये कैपिटल है। और उसके बाद यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना इसकी कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को होती है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी आपको पता ही होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य है। एंड इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ अटलांटिक देश है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एक वार्सा बना था, ठीक है, वार्सा आपको लोगों को नहीं याद होगा, 1948 के टाइम जो कोल्ड वार चल रहा था, तो जो यूएसएसआर था, ठीक है, 1991 में जब वो क्या होता है? टूट जाता है। कितने देशों में? 15 देशों में टूट जाता है ना। एंड उसके बाद फिर वो क्या करता है? एक वार्सा नामक एक ग्रुप बनाता है, जो कि बाद में खत्म ही हो जाता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए नाटो की स्थापना किया गया था। हालांकि एंड ये अमेरिका का एक सैन्य संगठन है, इसका अमेरिका का एक सैन्य संगठन आप मान सकते हो। एंड पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि मतलब हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए नाटो की स्थापना किया गया था। चाइना जैसे, रसिया जैसे इन देशों को काउंटर करने के लिए, ठीक है। नाटो जिसे एक क्वाड की स्थापना किया गया है। यहां तक कि जो चाइना है इसे भी क्या बोल देता है? नाटो ही बोल देता है, ठीक है। तो ये क्या किसने किया गया? ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व स्थापित करना, ठीक है, कि कोई भी देश मनमानी ना कर सके, हमसे आगे न जा सके, इसीलिए इसकी स्थापना किया गया है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं। और इसका मुख्य अगर पूछा जाए देश कौन है? ये है आपके मार्क रूट, ठीक है। ये कौन है? आपके मार्क रूट है, जो कि क्या है? नीदरलैंड के पूर्व पीएम भी है। और इन्हें क्या किया गया है? इन्हें ही आपका नाटो का मुख्य स्थापित किया गया है। टाइमिंग देखो अभी कितना। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ, अरे वाह, चलो ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी, देखो जो एडीबी होती है और जो आईएमएफ होता है और जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, ठीक है, जो आपके वर्ल्ड बैंक होते हैं, आपको पता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? बैंकें हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और एडीबी है, ये क्या है? हमारे वर्ल्ड की प्रमुख बैंकें हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिनका मुख्य उद्देश्य पैसे उधार देना होता है, ठीक है। क्या होता है? पैसे उधार देना है। अगर यहाँ पर एडीबी आ गया है, इसका मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये विशेषता किसे लोन देता है? हमारे एशिया महाद्वीप के देशों को देता है। किसको देता है? एशिया महाद्वीप के देशों को लोन देता है। मतलब एशिया को डेवलप करने के लिए लोन अगर प्रोवाइड करना है तो कौन आगे आता है? सबसे पहले आप जाओ एडीबी के पास, डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक के पास मत भागो, एडीबी भी आपको दे देगा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मान लो एडीबी आप अफ्रीका से बिलोंग करते हो या यूरोप से बिलोंग करते हो, तो क्या एडीबी वाला देगा? नहीं देगा ना। ये केवल एशिया डेवलपमेंट के लिए बनाया गया बैंक है। अगर आप यूरोप या अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया कहीं से बिलोंग करते हो तो कोई पैसा नहीं दे रहा, आपके क्षेत्र में कोई बैंक नहीं है बड़ी, तो आप जाओ वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास। अगर बर्बाद हो चुके हो, आपकी कंट्री बर्बाद हो चुकी है, तो आईएमएफ के पास जाए। अगर कुछ बचा है, लगता है कि अपने पर्यावरण क्षेत्र या कुछ भी क्षेत्र अच्छी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वर्ल्ड बैंक से भी भीख मांग सकते हो, पैसे मांग सकते हो, ठीक है। और आईएमएफ क्या करता है? जब कोई कंट्री बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता, आपके देश में बैंकरप्ट हो चुका होता है, ठीक है, आपका जो देश है, समझ लो आपके देश में सारे पैसे खत्म हो गए हैं और उसके बाद जो जनता प्रोटेस्ट पे उतर आई है, तो फिर आईएमएफ वहां पर आगे आता है उस देश को बचाने के लिए। इसीलिए इसकी स्थापना ही किया गया था, ठीक है। तो हाल ही में एडीबी द्वारा हमारे भारत के किस राज्य को 530 करोड़ रुपए दिए गए। और ये जो बैंकें हैं पैसा देती हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए जल्दी दे देती है, ठीक है। जैसे ये जो किया गया, किसके लिए किया गया? पेयजल के लिए किया गया, ठीक है। तो ये जल की आपूर्ति करना, ठीक है, जल की आपूर्ति करना, ये भी आपकी एक एसडीजी गोल से संबंधित है, ठीक है।
सतत विकास से संबंधित है। और उसके बाद इसी के लिए दिया गया है, अब बताना है आप लोगों को एंड किस राज्य को दिया गया है, ठीक है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट के साथ राजस्थान को दिया गया है, राजस्थान तो ऑलरेडी, ठीक है। त्रिपुरा को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया? त्रिपुरा को दिया गया है। और हाल ही में TAMC ऐसी कुछ योजना है, लॉन्च किया जाता है त्रिपुरा के द्वारा, जो कि मेधावी छात्रों के द्वारा, मेधावी छात्रों के लिए लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए कोक बरोक जो भाषा है, कोक बरोक जो भाषा है वो किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से ही संबंधित है, जिसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। और मणि शाह यहाँ के क्या बने हैं? मणि शाह। हाँ, बहुत अच्छे जो आज PPT बनाया है, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपका नाटो वाला क्वेश्चन था। कहां का था? नाटो वाला क्वेश्चन था। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट का, कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं कि हाल ही में नाटो का जो 32वां सदस्य बना है एंड 33वां बना है, ये कौन बना है? 32वें सदस्य का नाम भी बताया था और 33वें का नाम भी बताया था, ठीक है। क्या नाम है? 32वें का बना है फिनलैंड, स्पेन वगैरह नहीं बने, ठीक है। और उसके बाद 33वें कौन बना है? स्वीडन बना है, ठीक है। ये हमने पढ़ाया था। और हाल ही में नाटो का नया सदस्य, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, नया सदस्य यही है, ठीक है। नया सदस्य आपका स्वीडन ही है। और आगे क्वेश्चन और है, बहुत क्वेश्चन है यार, क्लास बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी क्या? चलो ठीक है, जल्दी समाप्त करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है, ठीक है। दर्शनी योजना शुरू किया है, आपको इसका नाम बताना है, कौन से, हाँ, किसने शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है, ये आपको बताना है। मेदाराम यात्रा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मेदाराम यात्रा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। और हुसैन सागर झील कहां पर है? हुसैन सागर झील कहां पर है? हुसैन सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में ही तो है सब, ठीक है। मेदाराम यात्रा महोत्सव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, मेदाराम यात्रा महोत्सव, ठीक है। यहीं पर हुसैन सागर झील भी स्थित है, हुसैन सागर झील भी स्थित है। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में आपको पता है कब इसकी स्थापना होती है? कब होती है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बनता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या किया है? छात्रों को घुमाने के लिए एक योजना लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देख लेना सारी चीजें, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा क्या हो रही है। चलो, जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा 2 अक्टूबर आता है, क्या आता है? 2 अक्टूबर आता है। और ये हमारे गांधी जी की 155वीं क्या होती है? बर्थडे होता है, ठीक है। 155वां बर्थडे होता है। अब आपको बताना है, ठीक है, एंड आपको बताना है कि जो स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया जाता है, किसके जन्मदिन पर चलाया जाता है, ठीक है। जो कि चलाया जाता है पहला जो इसका पहला फेज चलता है, ये 2 फेज में चलाया जाता है। पहला जो फेज चलता है वो चलता है 2 अक्टूबर। कब तक चलता है? 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट होता है। स्वच्छ भारत जो मिशन है कब स्टार्ट होता है? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है। और 2 अक्टूबर 2024 में इसके कितने साल पूरे हो जाते हैं? 2 अक्टूबर 2024 में इसके कितने साल पूरे होते हैं? 10 साल मनाया, ठीक है। इसकी 10वीं एनिवर्सरी मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन के कितने साल पूरे हो जाते हैं? 10 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब ये दूसरा फेज भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जिसके तहत भारत में बहुत सफाई भी देखी जाती है, ठीक है, स्टेशनों वगैरह में खासकर, है ना। तो किसकी जयंती पे मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के। जो 2 चश्मा देखते हो ना, उसी लिखा रहता है स्वच्छ भारत, ठीक है। और गांधी जी चश्मा पहने रहते हैं ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को सफा करना, पूरे भारत को स्वच्छ रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये हमारे गांधी जी की जयंती पे मनाया जाता है, जिनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में होता है। कहां पर होता है? हाँ, पोरबंदर गुजरात में होता है। देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है कि हमारा स्वच्छ भारत जो मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को क्या होता है? स्टार्ट होता है। और उसके बाद ये 2024 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। गांधी जी जो कि बहुत सारे हमारे देश को आजाद करने में इनकी बहुत भूमिका है, ठीक है। और इन्हें हमारे फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट इन्होंने किसके साथ किया था ये भी आप लोग बता दो। इसके साथ ही आज की जो क्लास होती है यहीं पर समाप्त होती है। और उसके बाद क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे 5 से 6 अक्टूबर का करंट अफेयर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।